ठीक है, तो ये है सी का पहला चैप्टर, सी लैंग्वेज ओवरव्यू। दिस चैप्टर डिस्क्राइब द बेसिक डिटेल अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ इट इमर्ज, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ सी एंड व्हाई वी शुड यूज सी। तो हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? तो ये जो बेल लैब में सबसे पहले बनाया गया था 1972 में, और इसने डेनिस एम रिची ने बनाया था इसको, और 1978 में दुनिया के लिए अवेलेबल करा दिया गया। बनाया किस लिए गया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए इसका यूज़ किया गया था। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, द सी कंपाइलर एंड इसेंशियली ऑल द यूनिक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम हैव बीन रिटन इन सी। जितना भी यूनिक्स का, जैसे आप लाइनक्स देख रहे हैं, आप मैक ओएस का जो बेस देख रहे हैं, सब सी में लिखा हुआ है। मैक ओएस किस पे लिखा गया? लाइनक्स बेस, यूनिक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। आपका लाइनक्स यूनिक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा गया है। तो ये सब के सब क्या हुआ? सी लैंग्वेज में बना हुआ है। तो यहाँ पे इसका फीचर क्या है सी का? इजी टू लर्न, सीखना आसान है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, इट प्रोड्यूस एफिशिएंट प्रोग्राम प्रोड्यूस करता है, इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़, लो लेवल एक्टिविटीज़ को हैंडल कर सकता है, जैसे कंपाइलर बना सकते हैं, असेंबलर बना सकते हैं इस सी के थ्रू। सी वाज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। यूनिक्स को ऑपरेटिंग ओएस को लिखने के लिए इसका यूज़ किया गया था, सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। सी जो है, जैसे आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, जिसमें आप फोल्डर बना सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, दूसरे मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है, तो उसके लिए सी का यूज़ किया गया था। ठीक है, और ये यूनिक्स ओएस वाज टोटली रिटन इन सी इन 1973, और 73 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया था इसमें लिख करके। ठीक है, तो हम सी का यूज़ क्यों करते हैं? हम सी का यूज़ इसलिए करते हैं, तो ये कह रहा है टुडे सी इज़ द मोस्ट वाइडली यूज एंड पॉपुलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज हुआ, सिस्टम प्रोग्रामिंग, यानी कि इससे अब जो है कोई एप्लीकेशन नहीं बनता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। यानी कि ड्राइवर बनाने के लिए, जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और दो मशीन को आपस में जोड़ने के लिए जो ड्राइवर बनता है, लैन केबल के लिए ड्राइवर बनता है, किसी घड़ी में यूज़ करने के लिए ड्राइवर बनता है, टीवी में यूज़ करने के लिए जो ड्राइवर बनता है, किसी रोबोट को कनेक्ट करने के लिए जो ड्राइवर बनता है, वो सब के सब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनते हैं, क्योंकि ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर हैव बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सी। जितने भी एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं, सी को इम्प्लीमेंट करके बनाए जाते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। टुडेज मोस्ट पॉपुलर लाइनक्स ओएस एंड RDBMS MySQL जो आप अभी पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, वो भी सी में ही लिखा गया है। कितना फास्ट और कितना बेस्ट तरीके से काम करता हो। तो वाई टू यूज सी, हम क्यों यूज़ करते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, लैंग्वेज कंपाइलर बनाने के लिए, असेंबलर बनाने के लिए, टेक्स्ट एडिटर बनाने के लिए, प्रिंट स्पूलर बनाने के लिए, नेटवर्क के ड्राइवर बनाने के लिए, मॉडर्न प्रोग्राम लिखने के लिए, डाटाबेस बनाने के लिए, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, जैसे पाइथन चलता है तो पाइथन को इंटरप्रेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज हुआ वो क्या हुआ? सी यूज हुआ है। सी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है और फिर वो रन कर जाता है मशीन पे आपके। तो पाइथन के बेस में भी सी है, और जावा के बेस में भी सी है, C++ के बेस में भी कौन है? सी है। तो सी क्या है? पहला लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज इसको कहा जाता है इसलिए। तो अब आते हैं इन्वायरमेंट सेटअप। इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए आपको डेव सी, इसी प्रोग्राम में ये चलेगा आपका। ठीक है, डेव सी आपके पास पहले से ही है, तो हमें सेटअप बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास है। इंस्टॉल करिए और इंस्टॉल करके सी का प्रोग्राम रन करिए। ठीक है, अब आते हैं इधर, ये वाला चैप्टर हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं तीसरा, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी C++ के तरह ही होता है। इसके अंदर क्या होता है? प्री प्रोसेसर होता है, कमांड। प्री प्रोसेसर किसको कहते हैं? इंक्लूड, ये जो आप लिखते हैं stdio.h, ये प्री प्रोसेसर है। ये सी प्रोग्राम को क्या करता है? गाइड करता है कि आप जो रीड और राइट का जो काम है वो यहाँ से करो। ठीक है, इसमें से निकालो।
उसके बाद यहाँ पे फंक्शन उसके पहले प्री प्रोसेसर होता है, फिर एक मेन फंक्शन होता है, फिर आप इसके अंदर वेरिएबल बना सकते हैं, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट एक्सप्रेशन यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का काम कर सकते हैं, कमेंट बना सकते हैं। कमेंट वैसे ही होता है, डबल स्लैश से कमेंट लिखते हैं। कमेंट क्या होता है कि आप कुछ भी लिखेंगे, कमेंट करेंगे तो वो प्रोग्राम, वो लाइन जो है आपका रन नहीं करेगा और इग्नोर कर दिया जाएगा कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, तो हम पहला हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम बना लेते हैं। तो इसमें सारा चीज़ है, पहला प्री प्रोसेसर, मेन, उसके बाद वेरिएबल, एक्सप्रेशन और यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे एक कमेंट भी है, माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये देखिए हमने भी वही बनाया, इंक्लूड stdio.h इंट मेन, यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे रिटर्न 0। यहाँ से करेंगे कंपाइल F9 और यहाँ से करेंगे रन F10। ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रोग्राम, रन हो गया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये क्या कहता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम इज ए प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर कमांड है। द मेन फंक्शन एक फंक्शन है जो जहाँ से प्रोग्राम बिगिन स्टार्ट होगा, रन करना स्टार्ट करेगा, उसको मेन फंक्शन सर कहते हैं। मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। क्या हो रही है? आपकी स्क्रीन मुझे शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, फिर गायब हो गया स्क्रीन। अभी चल रहा था ना? आ गया अब? हाँ अब आ गई। ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो गया होगा, बीच बीच में हो जाता है। तो जब भी स्क्रीन ना हो तो तुरंत बता देना, ठीक है, नहीं तो आगे निकल जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ये है हमारा क्या कहते हैं इसको, कमेंट कहते हैं। और ये प्रिंट एफ क्या है, ये एक्सप्रेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए, प्रिंट एफ। और कंपाइल करने के लिए हम क्या कहते हैं, F9 बटन को दबाएंगे, अपने आप कंपाइल हो जाएगा। F10 को दबाएंगे, अपने आप जो है रन हो जाएगा आपका। तो ये वाला चैप्टर आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चलते हैं 5वां नंबर टॉपिक पे, चौथा नंबर टॉपिक है तो बेसिक सिंटेक्स। तो यहाँ पे कहता है टोकन्स। देखो, जितने भी प्रोग्राम में आप कुछ भी यूज़ करते हैं ना, उसको टोकन कहा जाता है। जो भी कुछ लिखते हैं तो वो सब के सब टोकन कहलाता है, चाहे वो कमांड हो, चाहे वो कुछ भी आप लिख रहे हैं, कोई सिंबल हो, वो सब के सब टोकन कहलाता है। ए सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टोकन एंड ए टोकन इज आइदर ए कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, यानी कोई वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो, ए स्ट्रिंग लिटरल हो, या कोई सिंबल हो, यानी कि ये मार्क्स हो। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 टोकन। ये देखो 5 टोकन से बना हुआ है। पहला तो एक प्रिंट एफ कमांड है, ये भी टोकन है। यहाँ पे एक जो है राउंड ब्रैकेट का ओपनिंग ब्रैकेट है, 2 हो गया। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, लिटरल्स है, ये 3 हो गया। और यहाँ पे एक और जो है ब्रैकेट है, 4 हो गया। और यहाँ पे सेमी कोलन है। तो ये 5 टोकन से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए कह रहा है इसमें टोकन है, ये सब कुछ को टोकन माना जाता है इसके अंदर। द इंडिविजुअल टोकन्स आर, तो ये हो गया, 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 5 टोकन। और सेमी कोलन इन सी प्रोग्राम, जैसे आप C++ में सेमी कोलन से टर्मिनेट करते थे लाइन को, इस सी प्रोग्राम के अंदर भी टर्मिनेट करेंगे लाइन को सेमी कोलन से। ठीक है, कमेंट कैसे लिखते हैं, या तो स्लैश स्टार स्लैश लगा करके कमेंट कर दो, मल्टी लाइन कमेंट ऐसे कर सकते हैं, या डबल स्लैश से भी कमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अगर सिंगल लाइन कमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ऐसे सिंगल लाइन कमेंट। और यहाँ पे अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, स्टार स्लैश और स्टार स्लैश। ठीक है, स्लैश स्टार स्टार स्लैश। अब यहाँ पे दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे। तो ये हमारा जितना भी कमेंट है वो इग्नोर हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ गया। चलो,
ये जो कमेंट हमने किया है वो दोनों आगे लगाएंगे या फिर सिंगल लाइन वाले में एक पीछे एक आगे होगा? देखिए यहाँ पे अगर सिंगल लाइन अगर कमेंट करेंगे ना तो यहाँ पे डबल स्लैश लगा के और फिर यहाँ पे एक लाइन, अगर आगे काम नहीं करेगा ये काम नहीं करेगा। नहीं, जैसे दो ये स्लैश दोनों आगे ही लगेंगे। हाँ आगे लगेंगे। और इसमें मल्टी लाइन में स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में कुछ भी लिखेंगे तो वो कमेंट कहलाएगा। ठीक है, आगे समझ में? ओके चलो, अब यहाँ पे आइडेंटिफायर देखो। आइडेंटिफायर का वही रूल है जो आपने पाइथन में पढ़ा, जो आपने जावा इसमें पढ़ा, C++ में पढ़ा, कि आप कोई भी आइडेंटिफायर वेरिएबल बना सकते हैं स्मॉल लेटर से या कैपिटल लेटर से या फिर अंडरस्कोर से। ठीक है, उसके बाद आप डिजिट्स लगा सकते हैं, लेकिन शुरुआत डिजिट से नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है, वैलिड। ए अंडरस्कोर, यहाँ पे अंडरस्कोर टेम्प, ये सब वैलिड है। लेकिन अगर शुरुआत आपने किसी नंबर से कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 AM = 100, तो ये आपका इनवैलिड है, क्योंकि हमने 9 से स्टार्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे एरर दे देगा कि कहेगा कि ये आप इस तरीके से वेरिएबल नहीं बना सकते, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। कीवर्ड, ये जो कीवर्ड है ऑटो, एल्स, लॉन्ग, स्विच, ब्रेक, इनम, रजिस्टर, इन सब के नाम से आप कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि ये कमांड है। किसका कमांड है? सी का। ठीक है। वाइट स्पेस जो है टोटली इग्नोर कर दिया जाएगा आपका प्रोग्राम के द्वारा। तो ए लाइन कंटेनिंग ओनली वाइट स्पेस पॉसिबली विद ए कमेंट is known as blank line and a compiler totally ignores it। तो जब आप यहाँ पे कुछ भी लाइन लिखो, यहाँ पे हेलो लिखो और यहाँ पे स्पेस लगा दो बहुत सारा और यहाँ पे स्पेस लगा दो बहुत सारा, इसको टोटली इग्नोर कर देगा कंपाइलर के द्वारा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस प्रोग्राम पे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 5वां नंबर चैप्टर पे। 5वां नंबर चैप्टर में क्या है हमारा? डाटा टाइप। 5वां चैप्टर कराने के बाद अब इसको स्टॉप कर दूंगा। ठीक है। तो 5वां डाटा टाइप क्या होता है? इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाटा टाइप रिफर टू एन एक्सटेंसिव सिस्टम यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल और फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप। आप डाटा टाइप डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं। आप डाटा मतलब इसका मतलब ये होता है किस तरह के डाटा को आप मेमोरी में, रैम में स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे a = 100 लिखेंगे तो वो हो गया इंटीजर टाइप का डाटा, तो आपको इंट लिखना पड़ेगा उससे पहले। अगर आपने कोई नाम स्टोर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एरे बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर्स एरे। जैसे आप लिखेंगे कैर सी ब्रैकेट लगा करके 20, तो 20 कैरेक्टर तक के नाम को आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर एरे। अगर आप कोई पॉइंट वाले नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए डबल टाइप के डाटा आता है। डबल x = 20.35 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब क्या कहता है? ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ हैं इनके डाटा टाइप। तो यहाँ पे देखिए, इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाटा टाइप रिफर टू एन एक्सटेंसिव सिस्टम यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल और फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप के फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। द टाइप ऑफ द ए वेरिएबल डिटरमाइंस हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज इन स्टोरेज एंड हाउ द बिट पैटर्न स्टोर्ड इन इज इंटरप्रेटेड। तो जब भी कुछ लिखते हैं तो वो बिट में जा कर के स्टोर होता है। बिट किसको कहते हैं? 0101 जो आपका बिट होता है। हाँ, बाइनरी लैंग्वेज को बिट में जो है उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो एक सेकंड इसको बोल देता हूँ ज्वाइन करने के लिए। वो नहीं, ज्वाइन at 7:30।
on this link. तो 2 मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं बेसिक टाइप। तो बेसिक टाइप में क्या होता है, जैसे इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, ये बेसिक टाइप कहलाते हैं। एक होता है इनमरेटेड टाइप। इनमरेटेड टाइप का मतलब होता है कुछ प्री डिफाइन आप वैल्यू रख सकते हैं, जैसे ABCD और उसमें 0 1। ये क्या होता है, दे आर अगेन अरिथमेटिक टाइप एंड दे आर यूज टू डिटरमाइन वेरिएबल दैट कैन ओनली बी असाइंड सर्टेन डिस्क्रीट इंटीजर। तो कई सारे वैल्यू रखेंगे, उसमें किसी का नाम 0 होगा, किसी का नाम 1 होगा, किसी का वैल्यू 2 होगा, इस तरीके से। द टाइप void, द टाइप स्पेसिफायर void इंडिकेट्स दैट नो वैल्यू इज अवेलेबल। void का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कोई वैल्यू हमें अगर स्टोर नहीं करना होता है तो void लगा देते हैं। डेराइव टाइप, जैसे आपका पॉइंटर टाइप, एरे टाइप, स्ट्रक्चर टाइप, यूनियन टाइप, फंक्शन टाइप, ये सब क्या होता है, डेराइव टाइप होता है। यूजर डिफाइन मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। अब आते हैं इंटीजर टाइप में क्या होता है। इंटीजर में कैर होता है, ठीक है। कैर में 1 बाइट लेता है और इसकी वैल्यू होती है -128 से 127 तक, ठीक है। या फिर 0 से लेकर, अगर आप यहाँ अनसाइंड इंट लिखेंगे तो 0 से 255। अगर आप केवल कैर लिखेंगे, अनसाइंड कैर लिखेंगे तो ये इससे ज़्यादा नहीं होगा, और अनसाइंड कैर लिखेंगे तो 0 से 255, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ इधर, फाइल, सेव एज 02, डाटा टाइप .c, और यहाँ पे आते हैं। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, कैर A इक्वल टू 500 स्टोर हो गया। लेकिन आपको कैर में आप क्या कर सकते हैं, -255 से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट करेंगे इसको, कैर को प्रिंट डाटा, यहाँ पे %d लगा दीजिए और यहाँ पे कॉमा लगा करके A को प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन 500 आपने डाला है, लेकिन 500 तो ये स्टोर कर नहीं सकता। तो आपको ये क्या कहता है, एक एरर देगा, अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट। अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट क्यों कह रहा, क्योंकि, और ये क्या कह रहा, ओवरफ्लो इन इम्प्लिसिट कांस्टेंट कन्वर्जन। क्या कह रहा है कि ये ओवरफ्लो हो गया, अब इसको रीड ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे क्या दे दूँ, कैर में 104 दे दूँ, अब क्या करेगा, अब आपको रीड करके दे देगा ये, ठीक है। अब यहाँ से करो F11, ओके, यहाँ से प्रिंट एफ करो, प्रिंट एफ, देखो अब करो। तो यहाँ पे देखो 104 आ रहा है डाटा में, क्यों आ रहा है कि ये अलाउ कर रहा है आपको। लेकिन यहीं पे 1004 कर देंगे तो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लिमिट ही नहीं है वहाँ तक स्टोर करने की। अब देखो क्या दे दिया, कुछ अजीबोगरीब नंबर दे देगा। ये देखो -20 दे दिया, अलाउड ही नहीं है इससे ज़्यादा 255 से ज़्यादा रखने की। और 255 भी तब रखेगा जब आप यहाँ पे अनसाइंड लगाएंगे, अनसाइंड, तब आप रख सकते हैं कितना, 254 तक, 255 तक। अनसाइंड का मतलब क्या होता है, बिना माइनस वाले, मतलब पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर आप 255 तक, निगेटिव नंबर आप -127 तक रख सकते हैं। यहाँ पे क्या करें,
नेगेटिव नंबर -128 तक और पॉजिटिव नंबर 255 तक रख सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरीके से साइंड इंट ये इसके लिए और अनसाइंड इंट इसके लिए होता है। फिर आप इंटीजर में आप ये नंबर रख सकते हैं। ठीक है, और या फिर ये नंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनसाइंड इंट करेंगे तो यहाँ पे नंबर ये मिलेगा, शॉर्ट लिखेंगे तो ये नंबर होगा, अनसाइंड शॉर्ट लिखेंगे तो 65,000 तक रख सकते हैं, लॉन्ग लिखेंगे तो ये वाला नंबर। ये सब के सब इंट के ही अलग अलग प्रकार हैं, टाइप है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आपको कितना ज़्यादा अमाउंट में डाटा रखना है। यदि आपको बड़े नंबर रखना है 9 डिजिट के, तब आप लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको छोटे डाटा रखना है, जितना बड़ा डाटा रखेंगे उतना ज़्यादा मेमोरी आपका यूज होगा, रैम यूज होगा। तो अगर आपको मात्र 100 रुपये रखना है किसी वेरिएबल में, तो आप लॉन्ग यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि आपका 4 बाइट मेमोरी लेगा ये। अगर आप यहाँ पे इंट ये करते हैं, शॉर्ट यूज़ करते हैं, तो आपका 100 इसमें आराम से आ सकता है। तो इसलिए डिफरेंट आपको टाइप दिया गया है कि आपको जितने की ज़रूरत है उतना ही मेमोरी यूज़ करो। ये मेमोरी एफिशिएंसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये कैर और ये सब इंटीजर के ही पार्ट है। इंटीजर के पार्ट हैं। ठीक है, ये नंबर हैं, सबके सब नंबर स्टोर किया जाता है। ठीक है, to get the exact size of a type or variable on a particular platform you can use size of operator। आप size of की मदद से ये जान सकते हैं कि आपने जो इंटीजर का साइज दिया उसमें कितना बाइट मेमोरी लेता है, ये बता देगा आपको। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रिंट स्टोरेज साइज बताओ हमें। किसका बताओ? इंटीजर के बताओ। इंटीजर के स्टोरेज साइज बताओ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, /n लगा देते हैं ऐसे। तो /n लगाएंगे तो एक लाइन नीचे छपेगा और यहाँ से करो रन। तो F11 करो। तो यहाँ पे दे रहा 4 बाइट, ये 4 बाइट लेता है स्टोरेज। कितना? आप कोई भी इंट का डाटा बनाएंगे तो 4 बाइट लेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ओवरफ्लो का एरर दे दिया, फिर से कन्वर्जन नहीं हो रहा। ठीक है, आप यहाँ पे दे रहे हैं 1004, कैरेक्टर तो लेता नहीं है इतना, इसलिए आपको प्रिंट देगा कुछ अजीबोगरीब सा नंबर। लेकिन अगर यहीं पे आप 104 कर देंगे तो कोई भी प्रिंट में गड़बड़ी नहीं करेगा ये, और फिर आपको एग्जैक्ट सही चीज़ लिख करके देगा। अब देखो 104 और 4। ठीक है, अब आते हैं इधर। तो यहाँ पे आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। तो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में कहते हैं पॉइंट वाले नंबर को। जब भी आप कोई पॉइंट वाला नंबर आप स्टोर करेंगे तो उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहा जाता है। एक सेकेंड रुको, किसका मैसेज आ रहा है? अच्छा, ये लड़का ज्वाइन किया या नहीं किया पूछता हूँ। और देखो फ़ोन नहीं उठा रहा है। अरे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तुमको, ये बताओ। टाइम खराब कर रहा है मेरा। ठीक है, तो ये है आपका फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। तो यहाँ पे फ्लोट 4 बाइट 1.38 और समथिंग। तो ये क्या कह रहा है, 6 डिजिट तक
डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक नंबर अगर चाहिए तो आपको फ्लोट लगाना है, ठीक है। डेसिमल के बाद आपको 15 डेसिमल प्लेस तक का नंबर चाहिए तो आपको सब बेवकूफ़ आदमी है, टाइम ले लिया उसके बाद जो है फ़ोन नहीं उठा रहा। यहाँ पे डबल 8 बाइट 2.3 तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद 308 डिजिट तक के नंबर आप बना सकते हैं। अच्छा नहीं, 308 डिजिट तक के नंबर आप ले सकते हैं, 308 डिजिट, ठीक है। और 15 डेसिमल पॉइंट तक ले सकते हैं। 1.7 e टू दी पावर 10, 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 308, यानी कि 308 डिजिट तक के नंबर आप ले सकते हैं इसमें। और यहाँ पे देखो सबसे बड़ा काम क्या है, लॉन्ग डबल जो है 10 बाइट लेता है, ठीक है। 10 बाइट का मतलब होता है 19 डेसिमल पॉइंट तक आप ले सकते हैं इसमें नंबर। प्रिसीजन हो गया ये डेसिमल पॉइंट। और ये जो नंबर आपका लेगा 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 4932, 4932 डिजिट तक के नंबर आप ले सकते हैं इसमें। 4932 डिजिट तक के नंबर आप ले सकते हैं। इतने बड़े नंबर जो किसी भी साइंटिफिक किसी भी कैलकुलेशन के लिए बहुत काफ़ी है ये तो, ठीक है। तो यहाँ पे द हेडर फाइल फ्लोट एच डिफाइन मैक्रोस दैट, अगर आपको इस तरीके के फ्लोट वाला लेना है तो आपको हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लोट एच यू वैल्यू अदर डिटेल अबाउट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर इन योर प्रोग्राम। फॉलोइंग एग्जाम्पल विल print storage space taken by a float type and its range value। तो यहाँ से अगर आप फ्लोट के कुछ फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं इसको। अगर फ्लोट या डबल में से कोई लगाना है तो उसकी फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। स्टूडेंट नॉट येट ज्वाइन, देखो टीचर कह रहा है अभी ज्वाइन नहीं किया, पागल है क्या ये, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। नहीं ज्वाइन करना बताओ भाई। मोबाइल ही ऑफ कर दिया लगता है, ज़बरदस्ती थोड़ी करा रहे हैं तुमको। फर्जी बोल देता हूँ, कॉल नहीं उठा रहा, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कॉल नहीं पिक कर रहा। ठीक है, अब तुमको कराऊंगा ही, करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट एच को आप यूज़ करेंगे ऐसे यहाँ। तो ये फ्लोट एच का यूज़ करके आप बहुत सारे फ्लोटिंग पॉइंट वाले फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लोट, फ्लोट मिनिमम
मिनिमम वैल्यू कितनी होती है फ्लोट की, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये सब आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको आप यूज़ करते हैं। यहाँ से तो ये बताएगा आपका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है और प्रिसीजन वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे करिए F11, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इतना होता है, मैक्सिमम वैल्यू इतना होता है और प्रिसीजन 6 डिजिट का होता है फ्लोट का, ये बताएगा। अच्छा, उसके बाद आता है आपका वॉइड टाइप। द वॉइड टाइप स्पेसिफाई दैट नो वैल्यू इज़ अवेलेबल, मतलब कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं। इट इज़ यूज इन 3 काइंड ऑफ सिचुएशन, 3 सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। फंक्शन रिटर्न एज वॉइड, फंक्शन आर्ग्यूमेंट एज वॉइड और पॉइंटर टू वॉइड। फंक्शन बनाएंगे तो आप जो है उसके अंदर वॉइड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ और इस फंक्शन का नाम रखते हैं सम फंक्शन, इंट सम। ये हमें वॉइड लिख देते हैं, वॉइड सम, ठीक है। एक फंक्शन बना दिया। जिस तरह से हम मेन फंक्शन बनाते हैं वैसे कोई दूसरा फंक्शन भी बनाएंगे और इसको कॉल कर देते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं इंट a इक्वल टू 100, इंट b इक्वल टू 200। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट f और सम ऑफ a एंड b और यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे परसेंटेज d लगाएंगे, %d, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा करके a प्लस b को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये बता देगा कि हाँ इन दोनों का सम कितना है, 300 है। /n लगा दीजिए अगले लाइन के लिए। अब इस फंक्शन को कॉल हमने यहाँ पे दिया वॉइड, यानी कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, नथिंग। वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इंट का मतलब हमें इंटीजर रिटर्न करेगा। तो ये वॉइड इसीलिए यहाँ पे दिया जाता है। सर स्क्रीन चली गई है। फिर से चली गई। आज स्क्रीन क्यों जा रहा है बार बार, क्या हुआ है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने वाले हैं इसके अंदर, मेन के अंदर। कोई भी काम किस में होता है, मेन के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करूँगा सम नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। अच्छा, ये फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले हम यहाँ पे ऊपर में इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि हम आगे एक फंक्शन बनाने वाले हैं। तो मैं लिखता हूँ वॉइड सम नाम का एक फंक्शन हम बनाने वाले हैं आगे, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या काम करेगा हमने यहाँ लिख दिया। इसको बताना ज़रूरी होता है प्रोग्राम को, मेन को, कि हम जो है आगे एक फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमें समझाने का क्या मतलब है, हम इसके अंदर वॉइड कुछ भी, ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं देगा। अगर कुछ भी रिटर्न देना होता तो यहाँ पे रिटर्न लिखा होता, हमने कुछ नहीं लिखा, मतलब कुछ भी नहीं रिटर्न देगा। लेकिन ये लाइन प्रिंट करेगा जब हम इसको यहाँ पे कॉल करेंगे तो, ठीक है। ये फंक्शन जो हम लिखेंगे वही प्रिंट करेगा। हाँ, लेकिन बदले में आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ क्या कि इंट y इक्वल टू ये, तो ये सम को कॉल करेगा लेकिन y में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वॉइड है। अगर हम यहाँ पे इंट लिखे होते तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू y में कुछ ना कुछ आता है इस फंक्शन के, तो ठीक है। तो यहाँ पे वॉइड समझाने का ये पर्पस है हमारा। तो यहाँ पे इसको चला के देखते हैं तो ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ से करिए F9, यहाँ पे कह रहा है सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ है, कोई नहीं, सेमी कॉलन लगा देते हैं। F9, इसमें भी नहीं लगा, ओके, यहाँ भी नहीं लगा है।
F9 अब कोई एरर नहीं है इसके अंदर, और फिर यहाँ से कर दीजिए F10। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ द A एंड B 300 आ गया। आगे समझ में? चलो, तो ये हो गया 5वां नंबर चैप्टर आपका कंप्लीट। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल हो गया, मतलब 5 से 7 दिन में ये आपका कवर हो सकता है। ठीक है, कितना चैप्टर है टोटल? 30 है ना, 7 से 8 दिन, 8 से 9 दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, कवर हो जाएगा। कंप्लीट करना है। सी में ज़्यादा नहीं होता है, C++ में बहुत ज़्यादा होता है, उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। ये तो थ्योरी है ना, ये सब याद कैसे रहेगा? याद थ्योरी नहीं करना है आपको, एग्जैक्टली वो समझना है कि ये प्रोग्राम काम कैसे करता है। जो मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना, ये कैसे काम करता है, कैसे वेरिएबल में स्टोर करते हैं, कैसे प्रिंट देते हैं, ये लॉजिक पकड़ना होता है, थ्योरी नहीं पकड़ना है। थ्योरी तो आप जो है किताब में आप पढ़ी लोगी, आप जो है उसमें जो है खाली थ्योरी थ्योरी ही लिखना है, थ्योरी थ्योरी पढ़ना है आपके जो कोर्स हैं। लेकिन कैसे काम करता है ये प्रैक्टिकली समझना होता है, कि हमने कैसे फंक्शन बनाया, कैसे कॉल कराया, यहाँ पे क्या क्या भेजा, ये समझना होता है। ऐसे ही काम होगा आपका। ठीक है, मतलब इसकी प्रैक्टिस मतलब मैं कैसे करूँगी? यहाँ आप कराओगे इसमें? प्रैक्टिस प्रैक्टिस जैसे हमने दिया आपको, ये सारा एग्जाम्पल है ना इसके अंदर, मतलब पहले थ्योरी है, फिर उसका एग्जाम्पल है, फिर थ्योरी है, फिर एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम कुछ प्रोग्राम भी आपको देंगे प्रैक्टिस घर से बनाने के लिए, ये प्रैक्टिस घर से बना के लेके आना। ठीक है, तो देखो ये इससे रिलेटेड जो थ्योरी होगा उसका कुछ एग्जाम्पल होगा, वो एग्जाम्पल है कैसे काम करता है। तो हम जो फोकस कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे, ना कि हम थ्योरी पे फोकस करेंगे, ताकि लॉजिक आपको पकड़ में आ जाए कि काम कैसे करता है, क्योंकि सारे लैंग्वेज एक ही तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर, और इस चैप्टर को अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अपेक्षा आपको? हाँ सर। ठीक है, ओके।